व्यापार सिलसिले में एशिया के लिए रवाना उसने गलत अनुमान लगाया और गलती से अमेरिका पहुंच गया। वह बहुत जिद्दी था और अपनी मृत्यु तक इस बात पर अड़ा रहा कि वह एशिया जा रहा है, नई दुनिया नहीं। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म इटली में एक निम्न आय वाले परिवार में हुआ था। हालांकि वह साधारण मूल का था। उसके पिता ने उसे अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की और किशोरावस्था में ही उसे नौकायन का अनुभव हो गया था। और बाद में अपने निरंतर अन्वेषण और नौवहन संबंधी आंकड़ों के संग्रह के बाद वह अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पृथ्वी गोल है और जब तक वह पश्चिम की ओर नौकायन करता रहेगा वह एशिया पहुंच सकता है। उस समय यूरोपीय लोग लिटिल बागा द्वीप के अस्तित्व के बारे में पहले से ही जानते थे। कोलंबस का मानना था कि यदि वह पश्चिम की ओर नौकायन करता है तो वह सबसे पहले लिटिल बागा द्वीप पर पहुंचेगा। इसलिए उसने अपनी यात्रा के लिए धन जुटाने की आशा में हर जगह पैरवी करना शुरू कर दिया। वह ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन जा चुका था। उस समय सभी पश्चिमी देशों को पूर्व के साथ व्यापार करने की आवश्यकता थी, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य रास्ते में खड़ा था और पूर्व की ओर जाने वाला रास्ता अवरुद्ध था। इसलिए हर कोई एक नया व्यापार मार्ग खोजने की कोशिश कर रहा था। उदाहरण के लिए पुर्तगाली शहर दियासेस पे गया। उसने समुद्र तट के साथ अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगाने और फिर भारत पहुंचने की योजना बनाई। इस तरह वह ऑटोमन साम्राज्य को दरकिनार कर सकता था। लेकिन कौन जानता था कि अफ्रीका बहुत बड़ा है। 1488 में दिया केवल अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंच पाया था। कोलंबस ने राजाओं से कहा कि इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, वास्तव में पृथ्वी गोल है। जब तक आप पश्चिम की ओर जाते हैं आप एशिया तक पहुंच सकते हैं और दूरी अभी भी कम है। वास्तव में उसने पृथ्वी की परिधि को 10,000 किलोमीटर से भी कम आंका रखा। उस समय कोई भी राजा कोलंबस के इस पागलपन भरे विचार के लिए भुगतान करने को तैयार नहीं था। स्पेन ने अपना पुनर्शासन आंदोलन समाप्त कर दिया। रानी इसाबेला प्रथम ने भविष्य की ओर देखना शुरू कर दिया। उसने कोलंबस पर दांव लगाने का फैसला किया। यदि वह वास्तव में इतनी आसानी से एशिया पहुंच सकता था तो कीमती मसाले और रेशम प्राप्त करना एक बात होती। शायद वह पूर्व में मंगोल खान के साथ अच्छे संबंध भी स्थापित कर सकता था। इस तरह वह ऑटोमन साम्राज्य पर दोनों ओर से आक्रमण कर सकता था। वास्तव में युआन राजवंश का पतन हो चुका था और चीन बहुत पहले ही मिंग राजवंश बन चुका था। रानी की जानकारी अभी भी मार्को पोलो काल में अटकी हुई थी। 3 अगस्त 1992 को कोलंबस 3 टूटे फूटे जहाजों पर 87 लोगों के साथ रवाना हुआ। चूंकि रानी पर्याप्त नाविक नहीं जुटा पाई, इसलिए उसने जेल के कैदियों को भी कोलंबस को दे दिया। कोलंबस ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इस यात्रा को लेकर आशान्वित था। अन्य चालक दल के सदस्यों को यह अविश्वसनीय लगा। इसलिए चालक दल के सदस्यों ने मछलियों को खिलाने के लिए कोलंबस को समुद्र में फेंकने की साजिश रची। इन लोगों को खुश करने के लिए कोलंबस हर दिन लॉगबुक में हेराफेरी करता था। उसने उनसे झूठ बोला, हम लगभग पहुंच ही गए हैं, बस थोड़ी देर और रुकिए। 70 दिनों की पीड़ा के बाद उन्होंने आखिरकार जमीन देखी। कोलंबस बहुत खुश हुआ। देखो, यह भारत है, अब से हम उन्हें भारतीय कहेंगे। दरअसल वे जिस जगह पहुंचे थे वह अमेरिका का कैरिबियन सागर था। मुझे नहीं पता कि भारतीयों ने कोलंबस द्वारा अमेरिकियों को भारतीय नाम दिए जाने के बारे में क्या सोचा। इसके 7 साल बाद अमेरिको नाम का एक और इटालियन स्पेन की मदद से समुद्र में गया। अमेरिको ने दक्षिण अमेरिका के समुद्र तट की बारीकी से जांच की। अंततः वह इस नतीजे पर पहुंचा कि यह एशिया महाद्वीप नहीं, न कि भारत बल्कि एशिया और यूरोप के बीच एक नया महाद्वीप है। इसलिए बाद में लोगों ने इस जमीन का नाम अमेरिको के नाम पर रखा। इस तरह अमेरिका अस्तित्व में आया, लेकिन कोलंबस ने अपनी मृत्यु तक कभी यह स्वीकार नहीं किया कि एशिया और यूरोप के बीच एक अमेरिका है। इससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात यह है कि जब कोलंबस ने दक्षिण अमेरिका के पास समुद्र के पानी को असामान्य रूप से उफनते हुए देखा तो उसने कहा कि उसने धरती की छाती खोज ली है। खैर, कोलंबस की इस अप्रत्याशित खोज ने प्रजातियों के एक बड़े आदान प्रदान को गति दी। तब से यूरोपीय लोग मक्का और आलू खाने लगे। इससे खाद्य संकट हल हो गया। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। साथ ही कोलंबस ने मूल अमेरिकियों के लिए नरक का द्वार भी खोल दिया। उसने चेचक और हिंसक लूटपाट का इस्तेमाल किया, जिससे मूल निवासियों की जनसंख्या कुछ ही समय में 90% से भी ज्यादा कम हो गई। कोलंबस कुल 4 बार अमेरिका गया। पहली बार जब वह गया तो उसने सोने के बदले कांच के मोती और घंटियां खरीदी। मूल निवासियों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। अगली 3 बार जब वह वहां गया तो वह सैनिकों और बंदूकों के साथ गया। उसने मूल अमेरिकियों को गुलाम बनाकर कड़ी मेहनत करवाई, सोना निकाला, गुलाम बेचे यहाँ से पास और लूटपाट की। उसने मूल अमेरिकियों के खिलाफ नरसंहार किया। कोलंबस तथाकथित सभ्य दुनिया में रहता था। सभ्य लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेशक कोलंबस को आखिरकार उसकी सजा मिली, क्योंकि अमेरिका में उसके बुरे कामों के लिए उसे फफूंद लग गई थी। हो सकता है कि वह यूरोप में इस बीमारी से संक्रमित होने वाला पहला व्यक्ति था। कोलंबस एक विवादास्पद व्यक्ति है। स्पेन निश्चित रूप से उसे एक नायक मानता था। उन्होंने तो उसकी एक मूर्ति भी मृत्यु स्थल के रूप में बनाई थी। कई अमेरिकी देशों ने तो उसकी स्मृति में कोलंबस दिवस भी मनाया। बेशक अमेरिका में अभी भी बहुत से लोग हैं जो मूल निवासियों का सम्मान करते हैं। उदाहरण के लिए वेनेजुएला ने कोलंबस दिवस को मूल निवासियों के प्रतिरोध दिवस में बदल दिया। हाल के वर्षों में कोलंबस की मूर्तियों को बार-बार गिराया और नष्ट किया गया है। तो कृपया स्वयं निर्णय करें। यदि कोलंबस को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में लाया जाता है तो क्या उसे मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी ठहराया जाना चाहिए या कोई विशेष योग